राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। हम सबको सीख दी गई है कि जल ही जीवन है, लेकिन क्या हो अगर ये जल ही दूषित हो जाए। हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने एक बड़ा खुलासा किया है। दरअसल मंत्रालय ने अप्रैल 2025 से लेकर 6 जनवरी 2026 तक पूरे प्रदेश से लगभग 25,240 पानी के सैंपल लिए। 396 सैंपल मानकों पर खरे नहीं उतरे। रिपोर्ट के मुताबिक 17 जिलों में फ्लोराइड की समस्या है, तो वहीं 9 जिलों में यूरेनियम की मात्रा तय सीमा से कहीं ज्यादा है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि हरियाणा में भूमिगत पानी खराब है। अपने खास कार्यक्रम में आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल। क्या दूषित पानी पी रही हरियाणा की जनता? फ्लोराइड युक्त पानी से किन बीमारियों का खतरा? यूरेनियम का बढ़ा लेवल सेहत के लिए कितना खतरनाक है? क्या स्वच्छ पेयजल को लेकर सरकार का प्लान है? तो देखिए, यूरेनियम का बढ़ा लेवल सेहत के लिए आखिर कितना खतरनाक है, ये अहम सवाल आज इंडिया न्यूज के हैं। सवाल ये भी, स्वच्छ पेयजल को लेकर आखिर सरकार का प्लान क्या है? क्या दूषित पानी हरियाणा की जनता पी रही है? तो यूरेनियम युक्त पानी से आपको क्या नुकसान हो सकता है, यह समझना बहुत जरूरी है। और यह समझने के लिए आप एक नजर ग्राफिक्स पर डालिए। तो यूरेनियम युक्त पानी पीने से किडनी खराब हो सकती है। इसके अलावा पेशाब में जलन, सूजन, थकान जैसे लक्षण भी आपको दिख सकते हैं। साथ ही यूरेनियम युक्त पानी पीने से हड्डियों पर भी प्रभाव पड़ता है। यूरेनियम की अधिक मात्रा का तंत्र पर प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा याददाश्त कमजोर, सिरदर्द, चक्कर आना और एकाग्रता में कमी आ सकती है। लंबे वक्त तक संपर्क से कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। साथ ही आपको बता दें कि दांतों को मजबूत करता है। फ्लोराइड के फायदे कम मात्रा में, लेकिन ये आप समझिए क्या इसके फायदे हैं। दांतों में कीड़े से बचाव करता है, कैविटी से बचाव दांतों में करता है। इसके अलावा बच्चों में दांतों का विकास बेहतर होता है। और देखिए, अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया गया और आगे क्या जानकारी सामने आई है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट जो आई है उसमें क्या खुलासा हुआ है, ये समझिए जरा। दूषित पानी पी रहे हरियाणा के लोगों के लिए क्या है सजगता वाली बात। हरियाणा में 25,240 पानी के सैंपल लिए गए। 25,000 से ज्यादा सैंपल कलेक्ट हुए। अप्रैल 2025 से लेकर 6 जनवरी 2026 तक ये सैंपल लिए गए। इनमें 396 सैंपल मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। इसके अलावा रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा में भूमिगत पानी खराब है। जो जमीन के अंदर का पानी है वो उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं है। 17 जिले फ्लोराइड की समस्या से जूझ रहे हैं। 9 जिलों में यूरेनियम की मात्रा तय सीमा से ज्यादा पाई गई है और इसका नुकसान हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता चुके हैं कि यूरेनियम किस हद तक लोगों के शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा आपका परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य हैं जो भिवानी से सीएमओ हैं। डॉक्टर रघुवीर, आपका बहुत स्वागत है चर्चा में। हमारे साथ जल शक्ति केंद्र से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं संजय कश्यप जी, बहुत स्वागत है संजय जी आपका। सबसे पहले डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य, शुरुआत में आपके साथ कर रहा हूं, कैसे देखें सर इस रिपोर्ट को? चूंकि सैकड़ों सैंपल पानी के, जो पीने का पानी है, उसके फेल हो गए हैं और ऐसे में कहीं यूरेनियम बढ़ा हुआ है तो कहीं अलग अलग समस्याएं पीने के पानी में लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं जो लोगों को पता भी नहीं है। अब इस रिपोर्ट के जरिए जो खुलासा हुआ है उस खुलासे को आप कैसे देख पा रहे हैं? आपका एनालिसिस पर क्या कह रहा है? पहला रिएक्शन सर आपका। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि आपने ये मुद्दा इस मीडिया के माध्यम से लोगों को सेंसिटाइजेशन का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि अवेयरनेस से पहला स्टेप होता है सुधार का। लोगों में अवेयरनेस होगी तो सुधार की पहली कड़ी मजबूती से लोग उसको पहचानेंगे। और जैसे कि हर व्यक्ति को राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड है, तो राइट टू सेफ वाटर का भी होना चाहिए। हमारा जो पानी है यो सेफ मिले हर व्यक्ति को,
ये एक हमारा टारगेट होना चाहिए। लेकिन ये इंडस्ट्रियल की वजह से, केमिकल ज़्यादा यूज करने की वजह से, और हर जो हमारी फिल्ट्रेशन पुअर है उसमें जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो उसके अनुसार काम ना होने की वजह से, पाइपलाइन में खराबी होने के कारण इसमें दो तरह के ज़्यादा दिक्कत आती है। एक तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटेमिनेशन, एक हैवी मेटल की कंटेमिनेशन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो कंटेमिनेशन होती है वो अक्यूट होती है, जो लोगों को साइन सिम्टम के द्वारा एपिडेमिक्स रूप में वो पहचानी जाती है। जैसे कि किसी को डायरिया हो गया, हेपेटाइटिस हो गई, एंटेरिक फीवर हो गया, वो हम पहचान सकते हैं अक्यूट फेज में इजीली। लेकिन जो हैवी मेटल पॉइजनिंग होती है लोगों को, वो क्रोनिक होती है, और वो उसका रिजल्ट जो होता है सोसाइटी पर, लॉन्गेटिविटी ऑफ लाइफ भी उसको प्रभावित करती है। वो हमारे लीवर को प्रभावित करती है, हमारे गुर्दे को प्रभावित करती है। इनका जो हैवी मेटल है उसको ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पैसिवली क्रोनिकली लोगों के हेल्थ के साथ खिलवाड़ करती है। ये जो रिपोर्ट आई है, मैं रिपोर्ट जो पब्लिश करने वाला का भी धन्यवाद करूंगा, लोगों को अवेयर किया कि भाई हम इतना गंदा पानी पी रहे हैं। और इसमें आपके इस माध्यम से जनप्रतिनिधि भी, आदमी भी और सरकार भी इसमें कुछ स्टेप लेगी ताकि हमें सेफ वाटर ड्रिंकिंग मिले। ठीक है, संजय कश्यप जी, आप कैसे देख रहे हैं सर इस रिपोर्ट को? संजय जी, आपको आवाज आ रही मेरी? जी जी, नमस्ते। मेरी आवाज आपको मिल रही है? सर, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। जी, सभी को नमस्ते। डॉक्टर साहब ने भी बहुत बढ़िया बात की और मेडिकली जो चीजें हैं वो स्पष्ट कर दी, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। ये जो रिपोर्ट आई है, ये जो एक तो मेरा जो आपने नाम लिया, मैं सेंटर फॉर वाटर पीस है, जल शांति केंद्र, शक्ति केंद्र आपने बोल दिया था। जल शांति जी। शक्ति नहीं है, हम लोग शांति पर काम करते हैं। यही मूल है इसका, इस समस्या का। दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये कि ये जो हरियाणा की रिपोर्ट आई है, ये केवल हरियाणा की रिपोर्ट नहीं है। इसको हमें समझना चाहिए कि ये पूरे देश की एक ऐसी रिपोर्ट है जिसको हरियाणा के नाम पर हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। वो चाहे इंदौर की घटना हो, इंदौर की घटना में भी और हरियाणा की घटना में भी जो अभी आपने पब्लिक के कमेंट्स लिए हैं उसको मैं मद्देनजर रख के बात कर रहा हूं कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है हमारा, उसमें जो उसके पास की कॉलोनी है वो पहले इफेक्ट होती है। चाहे वो इंदौर का भागीरथपुरम हो, मैं अभी नवंबर में वहां था, तो वहां मैंने देखा इंदौर में कि जो पूरे देश में स्वच्छता का प्रथम नगर निगम होने का दावा करता है, वहां पर चाहे वो कंस्ट्रक्शन के नाम पर हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पर हो, शहरीकरण अर्बनाइजेशन के नाम पर हो, वो तेजी से घट रहा है। और तेजी से वहां की जो वहां पर बाहर से लोग भी आकर बस रहे हैं, या जो वहां के लोग हैं वो भी अपना जीवन स्तर को इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, वो तेजी से वहां का वातावरण बिगाड़ रहे हैं। देखिए, जो हम लोग एक्यूआई की बात करते हैं, एक्यूआई एक ऐसी चीज है जिसको हम लोग किसी भी चीज से, यानी उसके थर्मामीटर, बैरोमीटर वो सब बने हुए हैं और हम लोग सांस ले सकते हैं। लेकिन जो भूगर्भ जल होता है, इसके डॉक्टर साहब भी शायद मेरी बात से सहमत होंगे कि इसको एकदम हम नहीं पहचान सकते कि ये पीने लायक है या नहीं पीने लायक है। और इसका डाटा भी एक्यूआई की तरह टीवी पर या उस अखबारों में नहीं आता है। मैं आपको बताऊं, जो आप ये बात कह रहे हैं कि हरियाणा में जो ये सारी चीजें, हैवी मेटल्स और ये सारी चीजें आई है, इसके लिए हरियाणा, पंजाब के लोग भी जिम्मेदार हैं। किस प्रकार से उन्होंने वो खेती, वो फसलें लेनी चालू करी जो वहां के लिए बनी ही नहीं थी। तो उसका, और वो फसलें हैं जो सीधे सीधे हरियाणा का, पंजाब का जो पानी है उसको खराब भी करती हैं, और जो पानी जनता के, मनुष्य के पीने का था, वो फसलों को बिना वजह दिया जा रहा है। मरकरी एक ऐसी चीज है कि जिसको पूरा हरियाणा के यमुनानगर पूरा बेल्ट होकर, और मैं गाजियाबाद में रहता हूं, गाजियाबाद तक सुप्रीम कोर्ट 2004 की रिपोर्ट में ये कह चुका है कि यहाँ का पानी, इसमें कहीं कहीं तो लगभग 50 गुना ज्यादा मरकरी भी है, जो कि मरकरी उसमें होना चाहिए।
और ये रिपोर्ट 2004 में प्रकाशित हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेकर उसमें कहा कि यहाँ पर पानी पीने का व्यवस्था करो, नहीं तो ये धीरे धीरे, क्योंकि भूगर्भ जल है, इसका कहीं भी अच्छा है बुरा है, इसका कहीं डाटा हमको रेगुलर नहीं मिलता। तो हरियाणा में जो हुआ है, ये रेवाड़ी में जो अभी आप बात कर रहे हैं, ये इंदौर में भी हो रहा है। ये अभी मैं दक्षिण के जिले में था, जो अपना आंध्र प्रदेश में था। मैं अभी चेन्नई के आसपास 6 महीने पहले गया था। अभी मैं केरला से होकर आया। माफ समझिए कि इतनी अच्छी धरती पर भी, तिरुवनंतपुरम में भी, जहां पर वहां पर भी चीजें, इस तरह की चीजें होने लगी हैं। इसका एक ही कारण है, वो ये है कि हम लोग इंडस्ट्री की बात करते हैं। जैसे आपने कहा कि हमारे नोएडा, लोनी अगर आपने सुना हो, बिल्कुल हरियाणा से लगा हुआ क्षेत्र है, यमुना के पास में। लोनी में जो डाइंग की बहुत सारी है, जो जीन्स को रंगती है, वो सीधा सीधा पानी हिंडन में डाल रही है, नदी में डाल रही है। और उसके लिए, डालने के लिए वो अंडरग्राउंड 6 किलोमीटर की एक पाइपलाइन बिछाई है उन्हें, वो जो नदी में आके खुलती है। अब वो नदी का एक गांव है जावली, जहां का TDS 1700-1800 है। वहां का पानी नीला है डाइंग की वजह से वहां पर। और एक और मैं जगह बताता हूँ, हिंडन नदी हमारे है चारों तरफ, ये सलेमपुर सरोरा गांव है, वो तीनों तरफ से घिरा हुआ है। सर वहां पर 3 या 4 साल, 5 साल, 6 साल तक के बच्चे को कैंसर भी डिटेक्ट हुआ है। 35 मौतें वहां हो चुकी हैं। इतना ज्यादा हेवी मेटल्स वहां पर है कि वहां के दांतों की बीमारी का वहां के डॉक्टर इलाज नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है ये लाइलाज चीजें हैं। इसी तरह फ्लोराइड है, ये पूरा। अब देखिए, जो गंगा में आर्सेनिक जो नहीं होता था, वो आज फिरोजाबाद तक, जहां नदी है फर्रुखाबाद तक, वहां तक भी आर्सेनिक वहां पर डिटेक्ट हुआ है, जो ये समुद्र की तरफ से आ रहा है। सीधा बात है, हम अपना जो बोझ है, यदि नदी भूजल पर डालेंगे, उसका ओवर स्टेट करेंगे। जो इंडस्ट्री है वो ऊपर की तरफ कुछ और दिखाती है, रिवर्स डंपिंग करती है। मैं जहां रहता हूं वहां पर पूरे देश में एक ही केस चल रहा है क्रोमियम का, और वो क्रोमियम की क्षेत्र में मैं रह रहा हूं। यहाँ पर एक साथ क्रोमियम का, एक कंपनी ने क्रोमियम जमीन से निकालने का भूगर्भ जल जो हुआ है, लगभग 2 बोरे, यानी 2 बोरे का मतलब 120 किलो ग्राम वो हर महीने क्रोमियम निकालते हैं। उसको हेक्सावेलेंट को ट्राइवेलेंट करते हैं, इसलिए उन्होंने जैविक तरीका भी अपनाया है। यानी इतने खराब स्थिति हो चुकी है कि हमको अच्छा प्रोडक्ट चाहिए, अच्छी क्रोम चाहिए, जीवन शैली चाहिए, लेकिन पीने का पानी और फसलें, ये हमारे जीवन को मार रही है, ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। संजय जी, एक सवाल और मेरा, चूंकि आपने बीच में TDS का जिक्र किया था, ये TDS आखिर कितना होना चाहिए पानी में? चूंकि कई बार लोग घर में जब RO लगवाते हैं तब भी वो काफी कम TDS को करवा लेते हैं। क्या TDS की एक मात्रा भी तय होनी चाहिए? लोगों की जानकारी के लिए ये सवाल मैं पूछ रहा हूं आपसे। सर यहाँ मेडिकल प्रोफेशन से सब जुड़े हुए हैं हालांकि, लेकिन मैं अपने जो 2 चीजों का मैं बताता हूं आपको कि एक तो जो TDS, ये जो TDS का खेल है, ये RO कंपनियों द्वारा चलाया गया है जी। TDS केवल अकेला मानक नहीं है कि आपका पानी पीने लायक है या नहीं है। TDS, मैं खुद अपने घर में, RO नहीं है मेरे में, और मेरे घर में जो लगा हुआ है वो सिंपल UV फिल्टर लगा हुआ है। मैं सर IIT में हम लोग काम करते हैं, दिल्ली IIT के साथ मिलकर, CRDT के साथ मिलकर, हमारा ऑफिस साथी हैं। तो वहां पर उनसे मैंने जब पूछा तो उन्होंने कहा सब बड़े आराम से आप 700 तक TDS का पानी कोई भी व्यक्ति कंज्यूम कर सकता है, अगर वो हेल्दी है तो, अगर उसके लीवर में कोई दिक्कत नहीं है। 700 लेवल तक, 750, मेरे यहाँ का कुछ 650, 700 है, कोई दिक्कत नहीं है। सर pH वैल्यू आप पानी की क्या है, इस पर डिपेंडेंसी है। ऐसे अनेक तरह के, जापान में या जर्मनी में हम लोग जाते हैं, अगर पानी का पीना होता है तो 24 तरह के वो सैंपल्स लेते हैं, 24 तरह के पैरामीटर्स हैं उनके पास, जिसको गुजार कर वो पानी। हमारे यहाँ 15 ही है, हमारे यहाँ 14 तरह के ही हैं, और 14 तरह में से हम केवल TDS की बात करते हैं, क्योंकि TDS एक ऐसी चीज है जिसको बड़े आराम से एक छोटी सी मशीन वो गिलास में दिखा देता है और वो दिखा देता है। जबकि RO का ये अगर 300 से नीचे
350 से नीचे सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि अगर लगा हुआ है आरओ तो उसको वो अपराध है, उखाड़ कर फेंकना चाहिए उसको। ये सुप्रीम कोर्ट का सीधा सीधा आदेश है। तो ये जो टीडीएस के खेल में हम ना पड़े, हम लोग और भी चीजें जो है हम लोग पता कर लें, सब लोग चीजें पता है कि किस प्रकार की चीजें पानी के पीने के मानक की वो होनी चाहिए। और ये जो मार्केटिंग का खेल है, ये हम सोचते हैं कि हम लोग केवल टीडीएस अच्छा पी रहे हैं, और भी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, सीएमओ साहब से मैं समझना चाह रहा हूं, चूंकि बार बार हम फ्लोराइड और यूरेनियम की बात कर रहे हैं, इन दोनों को सर थोड़ा सा सरल शब्दों में कैसे आप दर्शकों को समझाएंगे सीएमओ साहब? डॉक्टर साहब, आपको आवाज आ रही मेरी? आप शायद म्यूट हो गए, अनम्यूट कर लीजिए सर खुद को। अभी मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अब आपकी आवाज आ रही है सर। इसमें जो हैवी मेटल है, जो ह्यूमन कंजम्पशन है उसकी लिमिट ज्यादा हो जाती है, तो वो हैवी मेटल हमारे बॉडी को, हर एक पार्ट को अफेक्ट करता है, खास करके हमारे लीवर को और किडनी को, और यहाँ तक कि अर्ली प्यूबर्टी भी डेवलप हो जाती है, और उसमें ज्यादा मात्रा हो जाती है तो कैंसर का भी कारण बनता है हैवी मेटल से। इसमें जो हमारी आर्सेनिक की जो है वो 0.01 माइक्रोग्राम पर लीटर होनी चाहिए। यूरेनियम की है 30 to 60 माइक्रोग्राम पर लीटर होनी चाहिए। ये परमिसिबल है। ये जो स्टैंडर्ड जो पैमाना जो डेवलप किया गया है BIS जो है, उसके द्वारा सेफ ड्रिंकिंग का पैमाना डेवलप किया गया है, जो कि 2012 में एप्लीकेबल हो गया था। इसके अनुसार हमारे जो हैवी मेटल है, एक्सेप्टेबल और परमिसिबल लेवल की लिमिट बनाई गई है। अगर उनसे ज्यादा हो जाती है, और ये लिमिट कैसे बनी है, बहुत सारी एविडेंस बेस्ड स्टडी कंडक्ट करके उनका लेवल जो एक्सेप्ट किया गया था कि ये इतना लेवल ह्यूमन कंजप्शन के लिए ठीक रहता है। इसमें कुछ पानी में कुछ एलिमेंट ऐसे लाभकारी भी होते हैं, जैसे कि सोडियम है, मैग्नीज है, कैल्शियम है, उनकी मात्रा भी बहुत जरूरी होती है। तो उसमें कौन से मात्रा एक्सेप्टेबल और बेनिफिशियल रहते हैं, उनका लेवल हर आदमी को और हर जो कंज्यूम करे उसको अवेलेबल होने चाहिए। और उसका जो टेस्टिंग लैब है वो हम रेगुलरली उसको हम राइट होना चाहिए कि वो अपना जो पानी पी रहा है वो हम कंज्यूम करने वाला वो हैवी मेटल का लेवल विद इन लिमिट पाए। दूसरा ये है कि इसको हम कैसे कम करें। हैवी मेटल जो होता है पानी में, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ई कोलाई तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ई कोलाई होगा तो वो तो एक इनह्यूमन होता है कि वो एक्सेप्टेबल नहीं होता, वो नोटिफाइबल डिजीज में भी आता है। तो इस प्रकार जो हमारे सबसे जो इजी और पब्लिक के लिए बेनिफिशियल है, उसमें सबसे होना चाहिए कि हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फिल्ट्रेशन ठीक हो। दूसरा, फिल्ट्रेशन में अगर डाउट है तो हमें पानी को उबालना चाहिए। पानी को उबाल करके उसको एक घड़े में 1 क्लोरीन की टैबलेट डाल देते हैं, जो 40 मिनट से 45 मिनट तक उसको ढक करके रखेंगे, तो हमारा 90 to 99% वो जो पानी है वो हमारा सेफ हो जाता है। लेकिन जो हमारे हैवी मेटल हैं उसको हम जो बायो ऑब्जॉर्प्शन एक मेथड होता है उसके द्वारा ही हम उसको रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा या फिर उसको चिलेटिंग के द्वारा उनके द्वारा ही कम कर सकते हैं। अदरवाइज इसके बिना हम हैवी मेटल जो क्रोनिक पेशेंटों को कंज्यूम करते रहते हैं उनको स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होती रहती है। ठीक है संजय कश्यप जी, जमीन के अंदर का पानी अगर दूषित पाया गया है तो ये एक गहरी चिंता का विषय है, क्योंकि अब तक तो हम यही मानते थे कि जमीन से जो पानी आ रहा है वो शुद्ध पानी है। इस पानी के भी अशुद्ध होने का कारण आप क्या कुछ मान रहे हैं? क्या परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं? क्या कोई बड़ा नुकसान आने वाले वक्त में होने जा रहा है लोगों को इस पानी की वजह से? संजय कश्यप जी। सबसे शुद्ध पानी जमीन के अंदर का नहीं होता, सबसे शुद्ध पानी होता वर्षा का पानी। जो वर्षा का पानी है वही अगर हम संग्रहित कर लेते हैं, अनेक तरीके थे पुराने जो हमारे एंसेस्टर्स रहे, हमारे पूर्वजों ने बहुत सारे ऐसे तरीके निकाले जिसको
वो इकट्ठा करा करते थे पानी को, और वो छनकर कैपिलरी इफेक्ट से या कैसे भी करके वो नीचे जाता था। और नीचे का जितना आज पानी है समुद्र को छोड़ के नीचे जो पानी है, वो सारा पानी जो करोड़ों साल में वर्षा हुई और उसके नीचे लगातार आज भी वर्षा होती रहती है, उसके द्वारा नीचे जाता रहा, तो वो पानी के बड़े बड़े भंडार नीचे बन गए। कुछ ऐसे भंडार हैं जिनका पानी हम उपयोग कर सकते हैं, कुछ ऐसे भंडार हैं जिनके हम उपयोग नहीं कर सकते, भी करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो क्योंकि धरती के नीचे अंडरग्राउंड जो इकोलॉजी है, जो सिस्टम है, वो उसके लिए बहुत जरूरी है। कन्फाइंड और अनकन्फाइंड एक्विफर्स होते हैं। तो ये जो हमारा नीचे का जो पानी है, इसको पानी का अधिकार हमारा सीमित था जब हमारे पूर्वज हमारा करते थे। तो चाहे वो कुएं से पानी लेते हो, चाहे आप जानते हो रहट के द्वारा हम लोग चाहे वो सिंचाई करते हो या अन्य प्रकार की कोई भी चीज करते हो, तो हमने बहुत ज्यादा स्ट्रेस नीचे के पानी पर नहीं डाला था अभी तक। हम केवल अपनी जरूरतों के हिसाब से सतही पानी को लेकर ही काम चलाते थे। और इसीलिए जब सतही पानी जब होता था, चाहे वो तालाब हो, चाहे वो नदियां हो, ये नदियां और तालाब ये पानी के स्रोत नहीं है, ये पानी को इकट्ठा करने की जगह है। स्रोत एक ही है, वो है वर्षा। और वर्षा हो चाहे बर्फ हो, बर्फ भी वर्षा का ही रूप है, जिन्होंने देखा होगा। तो मेरा कहना यह है कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे, उन लोगों ने बहुत सावधानी पूर्वक पानी का उपयोग कहाँ करना है, कितना करना है। और सतही पानी से अगर आप बात कर रहे हैं, तो सतही पानी का भी वो चिंता करते थे कि वो साफ रहे और सतत बहती रहे। नदियां इसलिए अभी पिछले 30-40 सालों में जिनसे उनका नाश हुआ है, कोई भी नदी आप देख लीजिए, उसका इतिहास उठा लीजिए, सब यही कहेंगे, सब 40 साल पहले हम इसमें नहाया करते थे। लेकिन 30-40 साल में क्या हो गया? 1990 के बाद क्या हो गया कि आपने सब लोग चाहे वो सब खत्म कर दी, कुएं खत्म कर दिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक छोटा सा 2 इंच का पाइप आया और उसने पानी हमसे मिलने लगा, जबकि हम ये भूल गए कि जब गंगा सूख सकती है, यमुना सूख सकती है, तो इस 2 इंच के पाइप की क्या औकात है कि ये सूखेगा नहीं। तो ये हम लोगों ने, तो पानी का हमारे 5 डिवाइन एलिमेंट हैं, जिसको हमारी संस्कृति में सीधा देवी पदार्थ कहा गया, उनका सम्मान हम लोगों ने करना छोड़ दिया। पानी पैसे की तरह मत बहाओ, पैसा पानी की तरह मत बहाओ, ये कहना छोड़ दिया। पैसा बड़ा हो गया, पानी छोटा हो गया, जबकि पैसा आप बहा सकते हैं, पानी बहा नहीं सकते, ये क्रिएट नहीं हो सकता। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पानी का सम्मान घटा, इसके तरीके बदले यूज करने के। देखिए, एक व्यक्ति जब कार में आप दोष देते हैं, खूब दोष देते हैं, हम भी कहते हैं कि एक व्यक्ति अपना नल खोलकर जब टूथब्रश करता है तो उसको कहते हैं कि नल बंद कर दो। एक व्यक्ति पानी के पाइप से कार धोता है तो हम कहते हैं कि इसको देख लो, तुम मत करो, कार को जुकाम हो जाएगा। लेकिन हम ये देखते हैं कि एक इंडस्ट्री एक दिन में 42 लाख लीटर पानी निकालती है, केवल अपने प्रोडक्ट को साफ करने के लिए या ढूंढने के लिए। पूरा मोहल्ला भी लग जाएगा, पूरी जिंदगी भी पानी खर्च करता रहा, कार पे तो नहीं खर्च होगी। लेकिन वो कहाँ का पानी निकाल रही है? वो अंडरग्राउंड वाटर निकाल रही है, जबकि उसको 10,000 लीटर पानी निकालने की प्रतिदिन केवल अनुमति है। लेकिन वो भ्रष्टाचार में पैसा देकर 42 लाख लीटर रोज पानी निकाल रही है। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये आप कह सकते, दे सकता हूँ। मतलब ये सब हो रहा है। तो पानी की स्थिति, और फिर वो पानी जाता कहाँ है? क्योंकि वो पानी आप नाले में नहीं डाल सकते, क्योंकि आपको परमिशन नहीं निकालने की। तो वो कंपनी क्या कर रही है, ऐसी कंपनी क्या कर रही है कि वो रिवर्स डंपिंग कर देती हैं, अपना गंदा पानी, हमारे जो पीने का पानी होता है, उसमें पानी मिला देती हैं। और फिर ये जो हैवी मेटल्स कहाँ से आ रहा है? आप हैवी मेटल्स नहीं बहा रहे, ये हैवी मेटल्स वहां से आ रहा है। क्रोमियम हमारे घर में यूज नहीं होता, ये कंपनी में यूज होता है। ये वहां से अंडरग्राउंड वाटर हमारा खराब हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जहां पर उद्योग क्षेत्र है, जहां पर खेती ऐसी हो रही है जो वहां नहीं चाहिए होती है, आप इतना ज्यादा आर्सेनिक जो रासायनिक खाद डाल रहे हैं, जो अंडरग्राउंड वाटर को खराब कर रहा है। ऐसी तमाम तरह की चीजें बहुत विदेशों में हुई है, जहां पर उनको बंद किया गया है, तो वहां का पानी ठीक हुआ है। एक बार अगर पानी गंदा हो जाता है, बहुत मुश्किल होता है, लगभग नामुमकिन है उसको साफ करना। यही रघुवीर जी, यही कारण भी है क्या? चूंकि जो पानी की बर्बादी की बात अभी सर बता रहे थे, संजय जी, आरओ भी लोग लगवाते हैं, जब वाटर प्यूरिफायर लगवाते हैं तो पानी की बर्बादी उसमें भी बहुत ज्यादा होती है।
लेकिन लोग फिर यही सोचते हैं कि पानी तो अशुद्ध हो रहा है, दूषित हो रहा है, अब कैसे पानी पिएं? तो कोई ना कोई सहारा, और उस सहारे के रूप में वाटर प्योरीफायर आजकल चल रहे हैं, जो कई सारे जो जरूरी मिनरल्स हैं उनको भी खत्म कर दे रहा है और पानी की बर्बादी भी हो रही है। इसको आप कैसे देख रहे हैं रघुवीर जी? ये है कि लोगों को अपनी सोच बदलनी चाहिए। हर समस्या का जो मूल कारण आदमी ही है, ये एक्सेप्ट करना चाहिए, और वो एक्सेप्ट करने से उन्होंने सुधार भी सोचना चाहिए कि जो हम किसका नुकसान कर रहे हैं। एक सामाजिक तौर पर अपना ही नहीं, पूरे फैमिली का और पूरे सोसाइटी का नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये एनवायरनमेंट है। हमारा जो जल है वो सभी के लिए है, हमारी हवा है वो सभी के लिए होती है, हमारे पेड़ पौधे भी सभी के लिए होते हैं। जो प्रकृति ने दे रखा है, जो वरदान है, उसको हम मिसयूज करने लग जाते हैं, उसकी अहमियत समझना छोड़ देते हैं। तब जाकर के हमारी जो सोच है कि हमारा क्या होगा, आपका वो अंदाजा नहीं लगा पाता ह्यूमन बीइंग कि उनके कर्म के कारण उसके लाइफ में, उसकी बीमारी में और आने वाली जो पीढ़ियां हैं उसको भी प्रभावित करेगी। तो ये अपना जो करने वाले जो कर्म है कि हम पानी को वेस्ट कर रहे हैं, उसको दूषित कर रहे हैं, सबसे पहले तो वो अपनी गलती माने, और उस गलती मान करके अपनी सोच को भी बदले और अपने बच्चों को भी सिखाए कि ये प्रकृति के जितने भी हमारे पास वरदान है, हवा का है, पेड़ पौधों का है, जल का है, इसका हम आदर करें। इसलिए इनको देवता भी के रूप में हमारे पूर्वजों ने इसको देवता का नाम दिया गया है। तो अपनी सोच के द्वारा ही हम इसमें काबू पा सकते हैं। लेकिन संजय जी, ये क्या माना जाए कि प्रकृति के वरदानों का जो दुरुपयोग हो रहा है, जो मिसयूज कर रहे हैं, उसकी वजह से ही ये नुकसान इस तरह से सामने आ रहे हैं हमारे सामने? बिल्कुल, मैंने कहा ना कि ये व्यक्ति ही, जो डॉक्टर साहब ने कहा कि बिल्कुल व्यक्ति ही इस बात के लिए जिम्मेदार है। और तमाम जो अभी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, तमाम जो ये व्यक्तिगतवादी सोच है, इस सोच के पीछे केवल एक चीज रहा है कि हमारे जो शासक थे पहले, यानी अंग्रेज जिनको कहा जाता, उन्होंने ये सिस्टम चालू किया था कि किस तरीके से यहाँ की जो जीवन पद्धति है उसको बदल दें, और उसमें जो ये हमारे डिवाइन एलिमेंट्स हैं, इनको किस तरीके से उन्होंने खराब किया जाए, या किस तरीके से किया जाए कि इसको जनता जो इसका चिंता करती है, वो जनता चिंता करना छोड़ दे। तो उन्होंने चाहे टैक्स लगाए हो, चाहे उन्होंने इस प्रकार की चीजें करी हो, उससे ये हुआ कि हमारी जनता हमारे प्राकृतिक साधनों से वो चिंता करने से दूर हट गई। और जब जनता ने हमारे प्राकृतिक इन चीजों की चिंता करना छोड़ दिया, तो सरकार ने पकड़ लिया। सरकार आज उस जिस तरह से चिंता कर रही है वो सब देख रहे हैं। तो मेरा कहना ये है, जो डॉक्टर साहब ने कहा, बिल्कुल सर, वही मेरा कहना है कि जनता को उसके जो चाहे पानी है, चाहे हवा है, या अन्य प्रकार के अवयव है, इनका आदर करना सीखना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, चूंकि आप दोनों ने बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही हैं। आम जनता भी अवेयर हो, हम तो ये भी उम्मीद करते हैं, और ये भी उम्मीद करते हैं शासन प्रशासन से कि अगर